हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हमारी एक सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश जीके को डिस्कस करने की। और ये कोर्स की इम्पोर्टेंस आप सबको पता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस और व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले हमने 2 क्लास इसकी ली है और 2 क्लास में जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी हमने पढ़ा। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय मैंने आपको पढ़ाया। आज हमारी जो क्लास है इसके अंतर्गत एक नेक्स्ट लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में कि आपका जो मध्य प्रदेश है कैसे मध्य प्रदेश के तौर पे आपका बना। मध्य प्रदेश के गठन को समझने के लिए आपको कुछ ईयर के बारे में बात करना पड़ेगी। मतलब आपका जो मध्य प्रदेश है इसकी कुछ स्थितियां रही हैं। जैसे हम लोग बात करें 1947, इस 1947 के पूर्व का मध्य प्रदेश। अगर हम लोग बात करें 1947 के बाद का मध्य प्रदेश कि 1947 के बाद मध्य प्रदेश कैसा रहा। और एक सिचुएशन आपको समझना पड़ेगी 1956 में जो मध्य प्रदेश था इस मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो 2000 के बाद जो मध्य प्रदेश है इसकी स्थिति क्या है। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के गठन को देखना चाहते हैं तो ये 4 साल ऐसे हैं जहां मध्य प्रदेश की स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। 1947 के पहले का मध्य प्रदेश, बिफोर 1947 एमपी की क्या स्थिति थी आपको समझना पड़ेगा। आफ्टर 1947, इन 1956 और आफ्टर 2000 एमपी की क्या कंडीशन होती है, मतलब किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, ये हमें समझना यहाँ पर पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के गठन को, अगर आप समझना चाहते हैं तो गठन को समझने से पहले कि जैसे हम लोग 1947 के पहले के एमपी की बात करेंगे तो 1947 के पहले का जो आपके पास एमपी है इस एमपी को आप 4 फेज में पढ़ने वाले हैं। 4 फेज का मतलब क्या है। एक हम लोग बात करेंगे 1800 जो 18 है 1880 का एमपी। एक हम लोग इसमें बात करेंगे जो 1818 है इससे लेकर 1861 का मध्य प्रदेश। और एक हम लोग बात करेंगे जो आपको 1861 है इससे लेकर 1936 का मध्य प्रदेश। और एक हम लोग बात करेंगे इसमें जो 1936 है इससे लेकर 1947 का मध्य प्रदेश। मतलब क्या है, अगर मध्य प्रदेश के गठन को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ने के लिए 4 साल ऐसे हैं जहां मध्य प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। और 1947 के पूर्व के मध्य प्रदेश के गठन को समझने के लिए हमें पिछले 4 सालों के घटनाक्रम को और देखना पड़ेगा। ऐसे 4 फेज हैं एमपी में जहां परिवर्तन आपको देखने को मिले। 1818 का मध्य प्रदेश पहला वाला सिचुएशन, दूसरा 1818 से लेकर 1861 तक मध्य प्रदेश, तीसरा 1861 से लेकर 1936 तक मध्य प्रदेश और चौथा 1936 से लेकर 1947 तक मध्य प्रदेश। तो 1947 की पूर्व की स्थिति हम लोग क्या करेंगे, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको समझने से पहले ये जो सिचुएशन है, मतलब 1947 के पहले भारत की स्थिति क्या थी इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास ब्रिटिश रूल था। इस समय इंडिया में क्या था, ब्रिटिश रूल था। और जब भी हम लोग ब्रिटिश रूल के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिश रूल की शुरुआत होती है आपके पास कब से, 1600 एडी से। इसकी शुरुआत होती है 1600 एडी से। और 1600 एडी में ब्रिटिश आपके पास ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ये भारत आई और इसने 1600 से लेकर 1772 तक तो एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर काम किया। लेकिन 1772 के बाद से ये भारत का पॉलिटिकल हेड बने और राजनीति पर कंट्रोल इन्होंने एस्टेब्लिश यहाँ पर कर लिया। और उसके बाद इन्होंने भारत के जो प्रशासनिक स्थिति थी या भारत का जो प्रशासनिक ढांचा था इस प्रशासनिक ढांचे को बदलना शुरू किया। तो ब्रिटिशर्स जिस एरिया में राज करते थे या ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो भारत था ये भारत कुछ तरीके से डिवाइडेड था, ये समझिए। देखो भारत में 3 क्षेत्र आपके पास थे,
अगर एक क्षेत्र की मैं आपसे बात करूं, ये जाना जाता था ब्रिटिश प्रांत के नाम से। एक क्षेत्र आपका जाना जाता था ब्रिटिश प्रांत के नाम से। एक क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, इसे आप लोग जानते थे देसी रियासत के तौर पर, और एक क्षेत्र आपका जाना जाता था चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र पर। ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, अभी जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिश प्रांत एक शब्द आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, देसी रियासत एक शब्द आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, और चीफ कमिश्नरी एक शब्द आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए, हम मध्य प्रदेश के गठन को समझने वाले हैं, और जब भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो एमपी में 4 ऐसे मेजर साल हैं, 4 ऐसे मेजर ईयर हैं जहां मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, इस स्थिति में आपको परिवर्तन देखने को मिला है। वो कौन कौन से हैं? 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये जानना जरूरी है। 1947 के बाद क्या स्थिति में था मध्य प्रदेश, ये जानना जरूरी है। 1956 में कौन कौन से बदलाव आए, और 2000 बाद कौन से बदलाव यहाँ पर आए। ये समझने के बाद अब आप ब्रिटिश भारत को समझिए कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर भारत आपका किस तरीके से प्रशासनिक क्षेत्रों में डिवाइडेड था। मैंने आपको यहाँ पर 3 नाम बताए। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया में 3 रीजन हैं। एक हम लोग बात करते हैं, पहला वाला आपके पास जो है ये है ब्रिटिश प्रांत। इसको आप लोग जानते हैं किसके नाम से? ब्रिटिश प्रांत के नाम से, या ब्रिटिश प्रोविंसेस आप इनको कहते हैं। ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है? ये वो वाला क्षेत्र होता था जहां डायरेक्ट रूल करते थे आपके पास कौन? ब्रिटिशर्स। मतलब ऐसे रीजन जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था उसे बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत। इसके अंतर्गत जैसे आपने सुना होगा, हम बम्बई के बारे में बात करते हैं, हम कोलकाता के बारे में मतलब बंगाल के बारे में बात करते हैं, या मद्रास के बारे में बात करते हैं। बम्बई, बंगाल, मद्रास। एक इसमें नाम सुना होगा आप लोगों ने, नागपुर। हमारे लिए ये नागपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नागपुर आपके पास मराठा एम्पायर के अंतर्गत आता था, और जब मराठाओं की पराजय होती है उसके बाद पूरे मराठा के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के अंडर में चले गए। मतलब ये नागपुर आपके पास अंग्रेजों के अंडर में चला गया, और ये नागपुर आपके पास किस में आता था? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। मतलब ब्रिटिश प्रांत एक क्षेत्र था जिस पर डायरेक्ट रूल करते थे कौन? आपके पास ब्रिटिशर्स। एक दूसरी आपके पास यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती थी, और इसे आप लोग जानते हैं देसी रियासत के नाम से। आप इसको जानते हैं किसके नाम से? देसी रियासत के नाम से, या आप इसको कहते हैं क्या? प्रिंसली स्टेट, है ना। हिंदी में आप इसको देसी रियासत, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रिंसली स्टेट। ये क्या होती है? जहां हमारे जो राजा रजवाड़े थे, इन राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। मतलब डायरेक्टली रूल राजा रजवाड़े किया करते थे, इनडायरेक्टली ये ब्रिटिशर्स के अंडर में ही आते थे। तो ब्रिटिश प्रांत मतलब डायरेक्ट रूल किसका? ब्रिटिशर्स का। देसी रियासत का मतलब क्या है? राजा रजवाड़ों का शासन। और इसी तरीके से एक और प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, और उस प्रशासनिक इकाई को आप लोग जानते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये ऐसे आपके पास रीजन थे जिनकी पॉपुलेशन क्या थी? आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम थी, मतलब कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। और इसके अंतर्गत आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, जैसे हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं, कुर्ग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दिल्ली हुआ, कुर्ग हुआ आपके पास, और हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये भी इसी के अंतर्गत आता था। या हम लोग अजमेर के बारे में बात करें, ये भी इसी के अंतर्गत आता था। तो ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार के आपके पास क्या थे? क्षेत्र थे। पहला ब्रिटिश प्रांत, दूसरा देसी रियासत, और तीसरा आपके पास चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इन सब के बारे में क्यों बताया है? क्योंकि आगे जाके हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, पहली जो स्थिति मैंने आपको बताई थी कि 1947 के पहले का जो एमपी था, इसका हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और 1947 के पहले के एमपी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मध्य प्रदेश बिफोर 1947 लिख देता हूं, एमपी बिफोर 1947। आप इसको
इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपको देखने को मिलता है, पहली वाली सिचुएशन है मध्य प्रदेश 1818 के पूर्व। 1818 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी ये हम लोग समझेंगे। दूसरी वाली जो स्टेज रहेगी इसमें देखेंगे कि 1818 से लेकर 1861 तक, 1818 से लेकर 1861 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रहती है। तीसरी वाली कहानी हम लोग देखेंगे कि जो 1861 है इससे लेकर 1936 तक एमपी की कहानी क्या रहती है। और चौथा वाला फेज हम लोग देखेंगे कि जो 1936 है इससे लेकर 1947 तक मध्य प्रदेश की कहानी क्या रहती है। तो 1947 से पहले इन 4 स्थितियों के माध्यम से आप एमपी को समझ सकते हैं। ये 1818 से पूर्व मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1818 वो ईयर था जब मध्य प्रदेश ब्रिटिशर्स के अंडर में गया। कोई भी एक रीजन, कोई भी एक क्षेत्र मध्य प्रदेश का ये ब्रिटिशर्स के अंडर में गया 1818 में। 1818 से लेकर 1861 तक कुछ परिवर्तन आते हैं, वो भी देखेंगे। 1861 से लेकर 1936 तक जो चेंजेस आए उनको देखेंगे, और 1936 से लेकर 1947 तक जो चेंजेस आए उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, पहली वाली जो सिचुएशन है 1818 के पूर्व एमपी की स्थिति क्या थी, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा और एक मैप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे ये हमारा एमपी है, ठीक। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं 1818 के पहले के मध्य प्रदेश के बारे में, तो 1818 के पहले का जो मध्य प्रदेश है उसमें इस तरीके से ये वाला जो आपके पास रीजन है ये सागर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस वाले रीजन की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जाना जाता है नर्मदापुरम के नाम से। इस वाले रीजन की हम लोग बात करते हैं, ये आपका जाना जाता है जो हमारा नागपुर वाला क्षेत्र है, इस नागपुर के नाम से। ये वाला जो रीजन है ये आपका जाना जाता है किसके नाम से, छत्तीसगढ़ के नाम से। और यहाँ की हम लोग बात करते हैं, ये वाला रीजन ये आपका जाना जाता है बरार के नाम से। और इस पूरे रीजन की मैं आपसे बात करता हूँ, ये वाला जो आपके पास रीजन है, इस रीजन की जब भी हम लोग बात करेंगे इसको आप लोग जानते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से। ये पूरा का पूरा आपके पास जो रीजन है, इस रीजन को आप लोग जानते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से। ये तो 1818 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, इस तरीके से था आपका मध्य प्रदेश। मतलब जिसे आज आप मध्य प्रदेश कहते हो, 1818 में उसकी ये सिचुएशन थी। मतलब क्या हुआ, देखिए, इस वाले रीजन की जब भी हम लोग बात करते हैं सागर के बारे में, ये सागर आपके पास, ये नर्मदापुरम आपके पास, ये आपका नागपुर वाला रीजन, ये बरार वाला रीजन, ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन, और ये आपके पास क्या था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ये वाला पूरा पोर्शन जाना जाता था किसके नाम से, सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से। यहाँ पर देखो अलग अलग आपके पास क्या थी, रियासतें थी, अलग अलग क्षेत्र थे। जैसे इस वाले रीजन की मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास इंदौर का राजवंश था। यहाँ की हम लोग बात करते हैं, ये आपके पास क्या था, सिंधिया राजवंश था। यहाँ की हम लोग बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये जाना जाता था बुंदेलखंड के नाम से। और ये वाला जो रीजन है ये आपका जाना जाता था किसके नाम से, जो बघेलखंड है, इस बघेलखंड के नाम से। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जो सागर वाला आपके पास रीजन है बच्चे, इस सागर वाले रीजन में शासन था इस टाइम पर पेशवाओं का। यहाँ पर जो शासन था वो किसका था, पेशवाओं का था। नर्मदापुरम की हम लोग बात करते हैं और नागपुर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर शासन था किसका, आपके पास भोंसलों का। यहाँ पर शासन करते थे कौन, आपके पास भोंसले। और आपके पास ये जो बरार वाला रीजन है, इस बरार वाले रीजन पर शासन था किसका, हैदराबाद के आपके पास जो निजाम है,
इन हैदराबाद के निजाम का। और ये जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी देसी रियासतें हैं। तो 1818 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, आप इसको समझिए। ये वाला रीजन आपके पास सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसकी मैं आपसे बात करता हूँ, ये सागर के नाम से जाना जाएगा। सागर में पेशवाओं का शासन है। इसके नीचे वाला रीजन नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी भोंसलों का शासन है। ये नागपुर वाला क्षेत्र है, इस पर भी भोंसलों का शासन है। और सबसे नीचे ये बरार वाला रीजन है, और इस बरार वाले रीजन पर हैदराबाद के जो निजाम हैं, इन हैदराबाद के निजाम का शासन है। इधर देखिए आपके पास ये बुंदेलखंड वाला रीजन, ये अगर मैं यहाँ पर लाइन बना दूँ, ये बघेलखंड वाला रीजन, ये आपके पास सिंधिया रियासत है ना, सिंधिया राजवंश की हम लोग यहाँ पर बात करें, इधर आपके पास सिंधिया राजवंश शासन कर रहे हैं। इंदौर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो होलकर राजवंश है, ये होलकर राजवंश का शासन चल रहा है। इधर हम लोग बात करते हैं तो इसी में यहाँ पर आपको भोपाल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आपके पास बेगमों का शासन चल रहा है। तो 1818 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस तरीके से थी, और 1818 में एक घटना घटित होती है। 1818 का आप साल याद कीजिए। इस 1818 में एक घटना होती है, और ये आपके पास है थर्ड आंग्ल मराठा बैटल। तीसरा, जब भी हम लोग बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, और इस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो मराठा हैं इनकी हो जाती है क्या, आपके पास पराजय, और अंग्रेज क्या करते हैं, इसको जीत जाते हैं। और जैसे ही आपके पास अंग्रेज इसको जीतते हैं, मराठाओं के अधीन आने वाले जो एरिया थे वो सारे के सारे किसके अंडर में आने लगे, वो आने लगे आपके पास अंग्रेजों के अंतर्गत। और 1818 में ये वाला आपके पास जो रीजन है पूरा का पूरा सागर और नर्मदापुरम वाला, इस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया किसने, आपके पास अंग्रेजों ने। तो 1818 के पूर्व की स्थिति क्या है, इसको हमने आसानी से मैप के माध्यम से देखा है। अगर आप इसका कोई भी डाउट हो या कोई भी आपके मन में सवाल चल रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको एड्रेस कर लेंगे। तो 1818 के पूर्व की स्थिति आपको क्लियर है, और 1818 में एक बैटल हो गया है आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा, और इसके बाद ये जो रीजन है आपके पास सागर और नर्मदापुरम, इस रीजन पर अंग्रेजों का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब 1818 से लेकर 1861 तक क्या कहानी चलती है, हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप इतना सारा जो पोर्शन है ये आपके मन में अच्छे तरीके से चला गया होगा। देखिए, ये मैप जरूर बनाइएगा, और इस मैप के माध्यम से आपको समझना है कि कौन सी कहानी किस समय आपके पास यहाँ पर चल रही थी। ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश का इस तरीके से हम एक मैप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि 1818 से लेकर जो 1861 है, 1818 से लेकर 1861 तक क्या कहानी है मध्य प्रदेश की, समझिएगा। ये वाला जो आपके पास रीजन है, ये वाला जो आपके पास रीजन है पूरा का पूरा, इसको आप लोग जानते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में जो लाइन में यहाँ पर आपके पास बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इधर वाला आपके पास जो रीजन है, ये पूरा का पूरा जाना जाता है सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से। और सेंट्रल इंडिया एजेंसी पर देसी रियासतों का शासन था, प्रिंसली स्टेट का शासन था। मतलब हमको इससे कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ आपके पास ग्वालियर रियासत की बात करें, इंदौर की बात करें, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनकी हम लोग बात करें, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। 1818 से लेकर 1861 तक क्या कहानी चलती है, देखिएगा। ये वाला जो आपके पास रीजन था, ये हमने बनाया क्या, सागर वाला, मैंने आपको बताया।
ये सागर वाला आपके पास क्षेत्र है। इस रीजन की मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये नर्मदापुरम वाला आपके पास रीजन है। इसकी हम लोग जब भी यहाँ पर बात करते हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, नागपुर वाला क्षेत्र है। और इधर वाला जो आपके पास रीजन है, ये आपके पास क्या है, छत्तीसगढ़ है। ये आपके पास क्या है, छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। और इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है आपके पास कौन सा, ये हमारा बरार वाला रीजन है। अब देखो 1818 से लेकर 1861 के बीच में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सागर और नर्मदापुरम है, इस सागर और नर्मदापुरम को मिलाकर 1818 में हमने एक संभाग बनाया और इसको नाम दे दिया सागर और नर्मदापुरम संभाग। तो 1818 से लेकर 1861 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रहती है, समझिएगा कि ये वाला जो रीजन है, ये आपका जाना जाता है ब्रिटिश सेंट्रल, है ना, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, इसको हम लोग जानते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से। ये वाला आपके पास रीजन है नागपुर के नाम से। और यहाँ पर अभी भी जो भोंसले हैं, इन भोंसलों का शासन चल रहा है। ये आपके पास अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, ये आपके पास अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। और इस पर जो अंग्रेज हैं, मतलब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपके पास ये बन चुका है, याद रखिएगा। और इस पर अभी भी जो हैदराबाद के निज़ाम हैं, वो हैदराबाद के निज़ाम का क्या चल रहा है, शासन चल रहा है। मतलब 1818 से लेकर 1861 के बीच में मध्य प्रदेश में क्या चेंजेस आते हैं। एक आपके पास सेंट्रल इंडिया एजेंसी है और सेंट्रल इंडिया एजेंसी के साथ में एक क्षेत्र बन चुका है सागर और नर्मदापुरम संभाग के नाम से आपके पास ये जाना जाता है। और ये आपके पास एक छत्तीसगढ़ रियासत वाला रीजन है, ये हमारे पास नागपुर वाला रीजन है। यहाँ पर अभी भी भोंसलों का शासन है, यहाँ अभी भी हैदराबाद के जो निज़ाम है इनका शासन है। और ये पूरा का पूरा जो रीजन है अब अंग्रेजों के अंडर में यहाँ पर आने लगा है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में परिवर्तन कैसे आए। देखो 1818 में सिचुएशन कुछ और थी, अभी परिस्थितियाँ आपके पास क्या है, बदली हुई हैं। और अब फिर इसकी क्या करेंगे, आपके पास परिस्थितियाँ बदलेंगी। होता क्या है कि ये वाला जो आपके पास रीजन है, इस वाले रीजन में 1842 में एक विद्रोह होता है। और इस विद्रोह को आप लोग जानते हो बुंदेला विद्रोह के नाम से। और ये जो बुंदेला विद्रोह आपके पास था, इसकी आग सागर और नर्मदापुरम दोनों रीजन में आपको दिखाई देती है। और जब यहाँ पर ये विद्रोह आपके पास घटित हुआ तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इस वाले रीजन पर अब हमें प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना पड़ेगा। और इस प्रत्यक्ष शासन को स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा रीजन आपके पास था, सागर वाला, नर्मदापुरम वाला और नागपुर वाला। अच्छा, 1853 में 1853 में जो नागपुर था, ये भी आपके पास शामिल हो जाता है किसमें, ब्रिटिश क्षेत्र में। अब ये पूरा का पूरा एक एरिया बन गया है और इस एरिया को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, सागर, नर्मदापुरम, नागपुर और छत्तीसगढ़। क्लियर है। तो 1861 में जाकर फिर से आपके पास जो मध्य प्रदेश है, इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। और इसमें क्या परिवर्तन आने वाला है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम लोग इसी मैप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अब समझिए कि क्या इसमें परिवर्तन यहाँ पर आपके पास आया। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं 1861 से लेकर 1936 के बीच में एमपी की कहानी क्या रहने वाली है। तो लिख देता हूँ 1861 से लेकर 1936 तक यहाँ पर एमपी कैसे परफॉर्म करेगा, समझिएगा। देखिए, ये आपके पास एक रीजन है सागर। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, ये आपके पास एक क्षेत्र है नर्मदापुरम, जिसे नेबुदापुरम बोला जाता था। ये आपके पास एक क्षेत्र है नागपुर, आप इसको कह सकते हैं। और इधर हमारे पास कौन है, छत्तीसगढ़ है। इधर हमारे पास कौन है, आपके पास छत्तीसगढ़ है। और 1861 में हम लोगों ने क्या किया, सागर, नर्मदापुरम, नागपुर और छत्तीसगढ़, इन सबको मिलाकर एक प्रांत बनाया और इसको नाम दिया सेंट्रल प्रोविंस। इसको हमने नाम दिया आपके पास क्या, केंद्रीय प्रांत, या आप इसको क्या बोलते हो, मध्य प्रांत। देखिए 1861 में हमने क्या कर दिया, 1861 में
सागर वाला रीजन, नर्मदापुरम वाला रीजन, नागपुर वाला रीजन और छत्तीसगढ़ वाला रीजन, इन सब को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, एक प्रशासनिक यूनिट बनाया और ये बन गया आपके नाम, किस नाम से, सीपी नाम से, सेंट्रल प्रोविंसेस, या आप लोग इसको कह सकते हो क्या, केंद्रीय प्रांत। और ये जब आपके पास केंद्रीय प्रांत के तौर पर आपका रजिस्टर्ड हुआ तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ संभाग बना दिए। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 4 संभाग देखने को मिलेंगे। एक हम लोग सागर संभाग की बात करेंगे, एक नर्मदापुरम की बात करेंगे, एक हम लोग जबलपुर की बात करेंगे, एक हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और एक हम लोग नागपुर के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से आपको क्या रहेंगे यहाँ पर, सॉरी, ये 4 संभाग, एक सागर है, एक नर्मदापुरम है, एक नागपुर है और एक छत्तीसगढ़ है। ये 4 संभाग आपके पास क्या होते हैं, 1866 में बनाए जाते हैं। तो 1861 में एमपी क्या परिवर्तन आया, देखिएगा, ये आपका सेंट्रल इंडिया एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। इसमें यहाँ पर जो इंदौर रियासत है ये शासन कर रहा है, मतलब होलकर राजवंश इस पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। इधर आपके पास जो ग्वालियर रियासत है, ये ग्वालियर रियासत का शासन चल रहा है। इस वाले रीजन की मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो एक आपके पास ये है बुंदेलखंड, यहाँ पर बुंदेलखंड का जो देसी रियासतें हैं उनका शासन चल रहा है। और यहाँ आपके पास ये वाला जो रीजन है ये बघेल खंड के नाम से आपका जाना जाता है। और 1861 में हमारा जो मध्य प्रदेश है इसमें एक प्रांत बना जिसे आप लोग जानते हैं सीपी के नाम से, सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं या केंद्रीय प्रांत के नाम से जानते हैं। इसकी जो राजधानी बनी वो आपके पास बनी नागपुर, इसकी जो कैपिटल बनी वो आपके पास क्या बनी, नागपुर बनी, याद रखिएगा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कब आपके पास केंद्रीय प्रांत बना, तो आपको बताना है कि पूरा हमारा जो केंद्रीय प्रांत है ये 1861 में बना। इसमें सागर और नर्मदापुरम संभाग को शामिल किया, इसमें नागपुर को शामिल किया, इसमें हमने छत्तीसगढ़ को शामिल किया, केंद्रीय प्रांत इसमें बना दिया। इसमें हमने क्या कर दिए, 4 संभाग बना दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किए, 4 संभाग बना दिए। और ये 4 संभाग कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं। सागर संभाग के बारे में, यहाँ पर आपको सागर संभाग देखने को मिलेगा, इसके आसपास के जिले। यहाँ पर आपको नर्मदापुरम संभाग देखने को मिलेगा, इसके आसपास के जिले। हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में, जो नागपुर संभाग है ये आपको देखने को मिलेगा। और एक आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ संभाग है इसके आसपास के जिले आपको देखने को मिलते हैं। मतलब सागर के साथ हम लोग छतरपुर, पन्ना, इन जिलों की बात करें आपको देखने को मिल जाएगा। नर्मदापुरम में आपके पास ये सिवनी और ये जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ संभाग बना दिए। तो सेंट्रल प्रोविंस आपके पास कब बना, ये 1861 में बना। तो 1861 में मध्य प्रदेश की स्थिति आपके पास क्या है, ये है। एक आपका सेंट्रल इंडिया एजेंसी है, इसमें अलग अलग आपके पास क्या है, रियासतें हैं। एक आपके पास ये सेंट्रल प्रोविंस है, इसमें देखो आपके पास 15 छत्तीसगढ़ की रियासतें थी। एक रियासत थी आपके पास कौन सी, मकड़ई, जो मध्य प्रदेश की थी, और इसी को आप लोग सीपी के नाम से जानते थे। और इसी की कैपिटल आपके पास क्या है, नागपुर है। ये कहानी आपके पास 1861 से लेकर 1936 तक ऐसा ही चलता है। 1903 की हम लोग बात करते हैं, 1903 में जो आपके पास करजन का शासनकाल आता है। और इस समय आपके पास हैदराबाद के निजाम से ये संधि करता है और कहता है जो बरार वाला रीजन है, ये जो बरार वाला क्षेत्र है ये भी अंग्रेजों को दे दो। तो 1903 में बरार क्या हुआ, ये भी अंग्रेजों को मिल गया। मतलब क्या है, अब फिर से मध्य प्रदेश की स्थिति में आपको क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो 1861 से लेकर 1936 तक कहानी क्या है, एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी है, एक आपके पास सीपी वाला रीजन है, और इस सीपी वाले रीजन में 4 संभाग हैं। इसकी राजधानी आपके पास क्या है, नागपुर है, याद रखिएगा। 1903 में जो बरार वाला आपके पास रीजन था, इस बरार पर हैदराबाद के नवाब से क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और ये बरार भी लॉर्ड कर्जन अपने में ले लेता है। मतलब क्या है, अब ये पूरा का पूरा रीजन आपके पास क्या होगा, फिर से एक प्रांत के तौर पर क्या होगा, बनेगा। चलिए 1936 की जो सिचुएशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 1936 है, इस 1936 में मध्य प्रदेश किस तरीके से
एक्ट करेगा या मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किस तरीके से यहां पर रहेंगी। एमपी का देखो मैप बनाते हैं। ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है और इस प्यारे से मध्य प्रदेश का मैप आप कोशिश करिए डेली डेली बनाने का, क्योंकि जितना आप मैप यहाँ पर बनाएंगे उतना आसान रहेगा आपको क्या करने का, इन चीज़ों को समझने का। ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है और इस प्यारे से मध्य प्रदेश में समझिए 1936 की हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन समझेंगे। 1936 से लेकर 1947 तक एमपी कैसे रिएक्ट करता है। देखिए बच्चे, हमें इस वाले क्षेत्र से कोई भी मतलब नहीं है। ये वाला जो हमारा रीजन है, इस वाले क्षेत्र से हमें कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये आपका जाना जाता है CIA के नाम से, सेंट्रल इंडिया स्टेट। और अंग्रेज उन क्षेत्रों से बिल्कुल नहीं बोलते थे जहां पर देसी रियासतों का शासन था। क्यों? क्योंकि ये देसी रियासत ही तो उनके लिए शासन करने में आधार बन रहे थे। ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी है और इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी की जब भी हम लोग बात करते हैं, इधर आपको ग्वालियर रियासत देखने को मिलेगी, इधर आपको इंदौर रियासत देखने को मिलेगी, यहाँ हमारे पास जो भोपाल रियासत है, ये भोपाल रियासत देखने को मिल जाएगी। इसकी हम लोग बात करते हैं, ये वाला रीजन आपका बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है और ये वाला जो रीजन है इसको आप लोग जानते हैं किसके नाम से, बघेलखंड के नाम से। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था, ये जो पूरा का पूरा रीजन था इसको हमने नाम दे दिया था क्या, CP, सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया था। इसकी कैपिटल हमने क्या बनाई थी, नागपुर बनाई थी। इसकी जो कैपिटल है ये हमने क्या बनाई थी, नागपुर बनाई थी। और मैंने आपको बताया था कि 1903 में जो बरार था, ये बरार शामिल हो गया किसमें, आपके पास अंग्रेजों के पास। तो इन्होंने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके अंतर्गत ये जो बरार वाला रीजन था, इस बरार वाले रीजन को भी क्या किया, CP में शामिल कर दिया, सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया और इसको एक नया नाम दे दिया। ये हो गया अब किसके नाम से, CP एंड बरार के नाम से। जो आपके पास पहले केंद्रीय प्रांत के नाम से जाना जाता था, वही आपके पास केंद्रीय प्रांत और बरार के नाम से जाना जाने लगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाने लगा। और इसकी कैपिटल हमने क्या बना दी, नागपुर बना दी। मतलब क्या है, 1936 में आपकी MP की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ आपके पास क्या है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी है और एक तरफ आपके पास क्या है, CP एंड बरार है। इसकी कैपिटल आपके पास कौन बनी, नागपुर बनी। जैसा कि आप सबको पता है, जब इसको हमने क्या किया, CP एंड बरार बनाया, एक अलग प्रांत इसको बनाया, तो इसके जो पहले आपके पास CM बने वो बने E राघवेंद्र राव। 1935-36 में पहले जो आपके पास व्यक्ति बने, जो CM बने इसके, वो E राघवेंद्र राव थे। E राघवेंद्र राव के बाद दूसरे जो व्यक्ति आपके पास CM बने वो थे आपके पास कौन, NB खरे, इस वाले रीजन के। और 1936 में जो लंबे समय तक इसके CM बने वो आपके पास कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो ये आपसे क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि पहले CM कौन है, E राघवेंद्र राव, दूसरे कौन है, NB खरे। और आज जो इलेक्शन के बाद 1935-36 में इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में जो CM बने वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो देखो, समझने की कोशिश करना, ये आपका जो रीजन है, मतलब 1947 से पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश क्या है, तो ये वाला जो आपके पास रीजन है, ये वाला जो आपके पास रीजन है पूरा का पूरा, आप इसको मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसी को आप सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जानते हैं, जो आपके पास छत्तीसगढ़ की 15 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। इसकी राजधानी आपके पास क्या थी, नागपुर थी। इसके ये 3 CM E राघवेंद्र राव, NB खरे और पंडित रविशंकर शुक्ल को आप लोग क्या करिए, याद कीजिए। ये वाली जो सिचुएशन है बच्चों, ये 1936 से लेकर 1947 तक यही कहानी हमें देखने को मिली और 1947 में जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ
और आज़ादी के बाद जो वर्तमान परिदृश्य थे वो सारे के सारे परिदृश्यों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखो, अभी हमने क्या किया, इस लेक्चर के माध्यम से एक स्थिति को समझने की कोशिश की कि 1947 की हम लोग बात करते हैं, 1947 की हम लोग बात करते हैं। इस 1947 के पहले जो आपके पास मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पर क्या है। आप इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा भी आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चों, इस तरीके से पढ़ाने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि एग्जाम में जो बहुत सारे सवाल आपसे आते हैं, पूछा जा सकता है कि एमपी पहली बार कब जो ब्रिटिशर्स थे, इन ब्रिटिशर्स के अंडर में आया। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि 1818 में जो आपके पास तीसरा बैटल होता है, थर्ड बैटल होता है आंग्ल मराठा, उस बैटल के बाद, उस युद्ध के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार अंग्रेज क्या करते हैं, अपना कदम यहाँ पर रखते हैं। फिर आप लोग बता सकते हैं कि उन्होंने पहली अपनी प्रशासनिक यूनिट क्या बनाई, तो सागर और जो नर्मदापुरम आपके पास रीजन था, इस सागर और नर्मदापुरम रीजन को क्या किया, इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया और इसको एक संभाग के तौर पर यहाँ पर बना दिया। देन ये क्या करते हैं, आपके पास सागर, नर्मदापुरम, नागपुर और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक रीजन बना देते हैं 1861 में, जिसे आप लोग जानते हैं किसके नाम से, सीपी के नाम से। और 1903 में हैदराबाद के निजाम से जब बरार को ले लिया जाता है, तो उसके बाद 1935 में ये बना देते हैं सीपी एंड बरार, और ये पूरा का पूरा रीजन एक ब्रिटिश प्रांत के तौर पर जाना जाता था। इसकी कैपिटल आपके पास क्या थी, नागपुर थी। इधर वाली कहानी अपने आप अलग चल रही है, क्योंकि 1947 से पहले इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के अंडर में नहीं आते थे। आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं बच्चे, तो फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम एमपी की जो अगली वाली कहानी है अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज देखो, मैंने आपको क्या बताया कि 1947 से लेकर, है ना, 1947 से पहले एमपी की स्थिति क्या थी, और ये मध्य प्रदेश के गठन की कहानी आपकी चल रही है। और इस गठन की कहानी में मैंने आपको एक स्थिति क्लियर कर दी कि 1947 से पहले एमपी आपका किस तरीके से था। तो 1947 से पहले हमने क्या पढ़ा है, एक बार आप इस पे क्या करिए, नज़र डाल लीजिए। देखो, हमने मध्य प्रदेश का जो गठन है, इस मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ना स्टार्ट किया है। और मध्य प्रदेश का गठन कैसे पढ़ाऊंगा मैं, ये मैंने आपको बताया है कि हम इसको 4 फेज में पढ़ेंगे। पहला कि 1947 से पूर्व में मध्य प्रदेश, 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये आपको पढ़ना है। दूसरा वाला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1947, 1947 के बाद जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, ये हम लोग समझेंगे। तीसरी वाली जो सिचुएशन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 1956 है, 1956 है, इस 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति आपके पास क्या रहेगी। और चौथी वाली कहानी हम लोग समझेंगे कि 2000 के बाद जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की कहानी क्या रहेगी। इसमें हमने जो पहला वाला पॉइंट लिया वो 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति आपको पढ़ाने की कोशिश की। और 1947 के पहले जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, इसको मैंने आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया। और ये 4 पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं, इनको भी देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो 1818 है, जो 1818 है, इस 1818 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि जो 1818 से लेकर 1861 तक जो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये आपको समझाया। तीसरी वाली कहानी मैंने आपको यहाँ पर बताई कि 1861 से लेकर 1936 तक एमपी का सीन यहाँ पर क्या था। और चौथी वाली कहानी मैंने आपको यहाँ पर बताई कि जो 1936 है, इससे लेकर 1947 तक एमपी की कहानी आपके पास क्या थी। देखो, 1818 से पूर्व मध्य प्रदेश अपने छोटे छोटे भागों में क्या था, डिवाइड था। 1818 से लेकर 1861 के बीच में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों का शासन आता है। और एक पहला, है ना, पहली बार जो अंग्रेजों का शासन आया मध्य प्रदेश में, ये 1818 के आंग्ल मराठा युद्ध के बाद आया। यहाँ पर अंग्रेजों ने एक संभाग बनाया जिसे हम लोग जानते हैं सागर व नेवुदापुरम संभाग, और इसको नाम दिया गया था क्या,
AGG, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। और इसी टाइम पर आपके पास क्या होता है, 1842 में इस वाले रीजन में विद्रोह होता है, और इस वाले रीजन में विद्रोह होने के बाद इस एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया जाता है, और सीधा सा ये आपके पास जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन क्या होता है, चला जाता है। 1861 में हम लोगों ने देखा कि आपके पास जो सागर की हम लोग बात करते हैं, सागर प्लस नेबूदापुरम प्लस छत्तीसगढ़, इन सब को, और आपके पास जो हमारा नागपुर है, इसको मिलाकर हमने एक प्रांत बना दिया, और इस प्रांत को नाम दिया क्या, सेंट्रल प्रोविंस, और इसकी राजधानी क्या बना दी हमने, नागपुर बना दी। उसके बाद 1861 से लेकर 1936 तक कहानी ऐसी चली, और 1936 में हमने क्या किया, जो सीपी वाला आपके पास रीजन था, इस सीपी में बरार को और मिला दिया, एक नया रीजन बना दिया सीपी एंड बरार के नाम से। और यहाँ पर हमने सीएम के बारे में ही बात की थी कि 1936 में पहले जो सीएम थे ये थे ई राघवेंद्र राव। पहले सीएम कौन थे आपके पास, ई राघवेंद्र राव। दूसरे सीएम यहाँ पर कौन थे आपके पास, NB खरे। और तीसरे यहाँ पर सीएम कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश के सीएम कौन कौन से थे, तो ये 3 नाम याद रखिएगा, क्योंकि आज़ादी के पहले जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, इसी को आप लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे, और इसी की कैपिटल आपके पास क्या थी, नागपुर थी। तो आज हमने एक सिचुएशन को समझने की कोशिश की है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपके डाउट हो, आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम।